अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर मैं एक्सरसाइज 7.1 कर चुका हूँ। 7.2 पे आते हैं। सही है ना। ये मैं पहले ही बता दूँ कि प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का जो है ना हमारे पास चैप्टर है ये, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन, उसके 4 पार्ट दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग। हमने जस्ट स्लोप निकालना है। ये सब अभी आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। क्वेश्चन जो एंड में है वो इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 7.2 7.1 कर चुका हूँ। सही ना। प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री के नाम से ये चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 7। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज नंबर 1 कर चुके हैं। वहाँ हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था, रेशियो थ्योरम था, मिड पॉइंट फार्मूला था, सेंट्रॉइड का फार्मूला था, इन सेंटर का फार्मूला था। ये हमारे पास स्लोप वगैरह की कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, उसमें कह रहा है कि फाइंड द स्लोप। मैं कोई 2 पार्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए, 2 आप आसानी से कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिस थ्रू गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला पार्ट ये दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है 3, 7 एंड बी दिया हुआ है 2 एंड 9। सही है। स्लोप निकालने के लिए कह रहा हूं, ये हमारे पास फार्मूला है, हमें कोई फार्मूला वगैरह ड्राइव नहीं करना है। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ और स्लोप निकालना पड़ जाए तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। स्लोप को ज्यादातर हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। फार्मूला ये है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी। ये स्लोप निकालने का फार्मूला पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे, स्लोप निकल आएगा। चाहे तो m से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे तो स्लोप लिख दें। स्लोप निकालने के लिए कह रहा है, ये रहा पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2। y2 की जगह दिया हुआ है 9, y1 की जगह दिया हुआ है 7, x2 की जगह दिया हुआ है 2, x1 की जगह दिया हुआ है 3। तो ये बच जाएगा 2 माइनस 1 यानी -2 आ गया, स्लोप आ गया। पहला पार्ट है। एक पार्ट नंबर 4 कर दे रहा हूं मैं, सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। g और h दिया हुआ है, g दिया हुआ है 0 0 और h दिया हुआ है a और b। कोऑर्डिनेट ऑफ g दिया हुआ है 0 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ h दिया हुआ है a और b। वही हमें कह रहा स्लोप निकालना है। ठीक है जी। तो स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 दिया हुआ है हमारे पास b, y1 दिया हुआ है 0, x2 दिया हुआ है a, x1 दिया हुआ है 0। ये आ जाएगा b ओवर a। स्लोप आ गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी ये आंसर हो गया। 2 पार्ट और दिए हुए आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। सही ना। व्हेन द गिवन लाइन पासिस थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। वो एक लाइन है जो दी हुई है, सही ना। लाइन के एंड पॉइंट दिए हुए, हमने परपेंडिकुलर लाइन की जो है ना स्लोप निकालना है परपेंडिकुलर लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, वो कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। गिवन लाइन इन दोनों पेयर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है।
पहला पार्ट है गिवन लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक दिया हुआ है 2 और 1 और एक दिया हुआ है बी 4 और 5। अब इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, हमारे पास थ्योरी है, यहां मैं लिख रहा हूं पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। कि two lines are said to be perpendicular if प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। हम ये भी लिख सकते हैं। if the slope of their product, if the will be equal to -1, यानी मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे, पहले लाइन के स्लोप को m1 से, दूसरे लाइन के स्लोप को m2 से, और अगर हमें प्रूव करना पड़ जाए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे, -1 आएगा, प्रूव हो जाएगा कि गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास पैरेलल की भी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ पैरेलल। आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं यही लिख दे रहा हूं। Two lines are said to be parallel if their slopes are equal, अगर उनके slopes equal आ जाए। यानी मैथमेटिकली हम कहना चाहें तो दोनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे। अगर हमारे पास दो लाइन या उन लाइन के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनका हम स्लोप निकाल लें दोनों का, और हमें ये चेक करना पड़ जाए कि गिवन लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप इक्वल आ जाएंगे तो गिवन लाइंस आर पैरेलल, और अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। जस्ट इतनी सी बात है। यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका स्लोप निकालना। ये गिवन लाइन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इसके जितने पार्ट हैं सब में यही करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन दो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला m1 से ले लेते हैं। दो लाइनें हैं ना हमारे पास, इसलिए एक को m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को m2 से। लाइन दो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, y2 5, y1 1, x2 4, x2 माइनस x1 -2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, कंडीशन हम यूज कर लेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है हम उसे लेट कर लेते हैं m2। यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, कंडीशन उसने दी हुई है टू गिवन लाइन। सो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। स्लोप ऑफ गिवन लाइन आ गया 2, हमने तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालना है परपेंडिकुलर लाइन का, तो ये -1/2 ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। यही कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, सही है ना। एंड गिवन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, और गिवन लाइन इस पॉइंट से पास हुई। ये पार्ट 1 हो गया।
इसके भी 4 पार्ट हैं, एक पार्ट और कर लें। हमेशा यही करेंगे, गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, उसको m1 का नाम दे देंगे। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम m2 लेट कर लेंगे। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 सही है ना। गिवन लाइन पासिस थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, ये दिया हुआ लाइन जी इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, जी -1 और 2। लाइन बना देते हैं ऐसी रफ्ता। हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एच दिया हुआ है -1 और -5। हमने वही परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो वही सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकालना है। इसे हम m1 से रिप्रेजेंट कर लें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये रहा y2 -5, y1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है -1 और ये -1 दिया हुआ है +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 का मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, m2। अब लिखे हम कि रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का हमने स्लोप निकालना है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 आ गया इनफाइनाइट, -1 ओवर इनफाइनाइट। 1 ओवर इनफाइनाइट का मतलब माइनस में हो प्लस में हो 0, तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 0। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। तो पार्ट 3 में हमारे पास ये दिया हुआ है ई और एफ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, गिवन लाइन ये दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3 अनडिफाइंड से मुराद वही इनफाइनाइट आ जाए तो अनडिफाइंड कहेंगे। ई कोऑर्डिनेट ऑफ ई दिया हुआ है आपके पास 2 और 1, एफ दिया हुआ है -3 और 1। हमने एक लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, इसका स्लोप चाहिए। सॉल्व करते हैं हम वही स्लोप ऑफ गिवन लाइन, m1 से रिप्रेजेंट करने से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है -3, x1 दिया हुआ है 2, ये हो गया 0, तो इसका मतलब 0। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, m2। यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to given line। So, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा -1 के। m1 दिया हुआ है 0, इसको वहां ले जाएंगे तो समथिंग ओवर 0 का मतलब इनफाइनाइट, इसीलिए वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं होता, इसलिए आंसर में लिखा हुआ अनडिफाइंड, आंसर आ गया इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये भी सेम लाइक दिस उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। अब डायरेक्ट उसने स्लोप दे दिया, कह रहा व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। नंबर 1 पैरेलल, हमने दोनों कंडीशन यूज करके निकालना है स्लोप ऑफ अ लाइन। नंबर 2 में कह रहा परपेंडिकुलर टू इट। क्वेश्चन नंबर 3
का पार्ट वन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, एक लाइन का स्लोप गिवन है, पहला दिया हुआ है 2/3, लिख लेते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये दिया हुआ है, m1 से रिप्रेजेंट कर लिया, लेट कर लिया m1 2/3। अब हमने स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालना है, कंडीशन यूज करनी है पैरेलल, हम लेट कर लें पहले स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2, पहली कंडीशन पैरेलल, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल हो तब हमने स्लोप निकालना है। दूसरी कंडीशन में परपेंडिकुलर दिया हुआ, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। दो लाइनें कब पैरेलल होंगी, जब दोनों के स्लोप बराबर हो। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक सो m1 इक्वल हो जाएगा m2 के, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, ये गिवन लाइन का स्लोप है, दिया हुआ है 2/3, m2 की वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया जब रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो दूसरी कंडीशन दी हुई है परपेंडिकुलर, लिखेंगे वही के रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। गिवन लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2/3, हमने तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालना है m2, ये वहां जाके हो जाएगा -3/2, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया। व्हेन रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, और ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया व्हेन रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसके भी 4 पार्ट इसी तरह दिए हुए, आसान से दिए हुए, एक पार्ट मैंने कर दिया, एक और कर देता हूँ, आखिरी वाला कर देता हूँ, पार्ट 4 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन दिया हुआ है 4, इसे हमें m1 से रिप्रेजेंट करना है, लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2, पहली कंडीशन वही पैरेलल, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। कंडीशन ये यूज होगी कि दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, गिवन लाइन का स्लोप दिया हुआ है 4, ये m2 का स्लोप आ गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया व्हेन रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अब हम निकालें परपेंडिकुलर, सेकंड कंडीशन दी हुई है, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो ये दिया हुआ है हमारे पास 4, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया जब रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है टू गिवन लाइन। तो इससे पहले वाला भी इसी तरह किया था हमने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 है, बाकी सारे ऐसे ही हैं, आपको बेस बनाया जा रहा है कि ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आर द लाइंस L1 एंड L2, दो लाइन के एंड पॉइंट दिए हैं, L1 के भी एंड पॉइंट दिए हैं और L2 के भी एंड पॉइंट दिए हैं, पासिस थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। हमें सिर्फ चेक करके ये बताना है कि गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर और नाइदर, या फिर कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो दो लाइनें गिवन है हमारे पास, उन दोनों लाइनों का स्लोप निकाल देंगे। अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर, अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ जाए तो पैरेलल, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन होल्ड नहीं होता तो हम लिख देंगे नाइदर। बस ये चेक करके बताना है। तो इसके भी 4 पार्ट है, मैं 1-2 पार्ट कर दे रहा हूँ। तो लाइन 1 के एंड पॉइंट दिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, लाइन 1 के एंड पॉइंट्स दिए हुए 1, 2 और 3 और 1।
और लाइन 2 के एंड कोऑर्डिनेट दिए हुए 0 और -1, 2 और 0। तो बस हम स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन L1 M1 से रिप्रेजेंट कर लें। लाइन चूंकि 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है तो 2 पॉइंट फार्मूला। स्लोप निकालने के 2 फार्मूले और भी आएंगे। एक लाइन का भी स्लोप हमें निकालना होगा, लाइन गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना, और एंगल गिवन होगा, उसका भी स्लोप निकालने का फार्मूला होगा। हम देखेंगे कैसे फार्मूले होते हैं, अभी तो आया नहीं तो मैंने लिखा नहीं। तो लाइन 1 का स्लोप ये रहा x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 1, y1 की जगह 2, x2 की जगह -3 और 1, ये आ गया -1/2। स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लें, इसे हम देते हैं वही फार्मूला y2 - 1 m2। ये रहा x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 0, y1 की जगह -1, माइनस है तो प्लस हो गया, x2 की जगह 2 और 0, ये आ गया 1/2। m1 m2 सेम नहीं है, m1 -1/2 है और m2 1/2 है। अगर ये सेम होता तो लिख देता कि गिवन लाइंस आर पैरेलल। इन दोनों का प्रोडक्ट भी -1 नहीं आएगा। अगर हम चेक करें m1 इज नॉट इक्वल टू m2, पहली कंडीशन फेल हो गई। और m1 m2 का प्रोडक्ट चेक करें तो m1 दिया हुआ है -1/2 और ये दिया हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4। यानी m1 m2 is not equal to -1, therefore given lines neither parallel nor perpendicular, ना पैरेलल है ये ना परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों नहीं होते तो उसने ये सेंटेंस लिखने के लिए नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ आप नाइदर लिख दें, इसमें लिखा हुआ है नाइदर लिख दें, पैरेलल हो तो पैरेलल लिख दें, परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर लिख दें, और दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है तो आप सिर्फ नाइदर लिख दें। तो मैंने वैसे सेंटेंस बना के लिख दिया कि ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर। ठीक है जी, एक पार्ट और कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 इसका भी कर दे रहा हूँ। 4 के पार्ट 4 में लाइन 1 दिया हुआ है 1 0 और 2 0 है, यानी उसके एंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पार्ट 2 में 5 -5 -10 -5। अच्छा, सेकेंड ईयर की ये लास्ट चैप्टर है मेरे पास जो है ना, इसके बाद 12 रह जाएगा जो मैं करूँगा। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने सारी बुक आपकी सॉल्व कर दी। अच्छा, पिछले साल चूंकि ये बुक नहीं आई थी और मैं बहुत तेज़ी से सॉल्व कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसी साल जो है ना इसकी गाइड टाइप की चीज़ बना दूँ, और सारे सवाल मैंने सॉल्व भी किए। कुछ सवालों में मुझसे गड़बड़ ये हो गई कि ऊपर प्लस था, मैंने जब नीचे सेकेंड स्टाफ उतारा तो माइनस कर लिया या माइनस को प्लस कर दिया। तो 3-4 सवाल ऐसे हैं। अच्छा, बाद बच्चे वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो अगर उसे गौर से देखें तो पता चलेगा कि मैंने माइनस प्लस साइन की गलती की है। मेथड तो वही है ना, आप उसको सही करके कर लीजिए तो आंसर सही आ जाएगा, बाकी सारे सवाल एक ही जैसे हैं। अच्छा, कुछ एक आध सवाल के आंसर भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ के आंसर भी रॉन्ग है। तो उस ज़माने में मैंने तेज़ी से किया था, इसलिए थोड़े से 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन है जिसमें से। तो अब वो मेंशन हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा एक क्लास में वो सारे सवाल सॉल्व कर लूँ, चाहे वो जिस चैप्टर के भी, और वो एक नई वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि अब तो मैं डाल चुका हूँ, उससे मैं सही नहीं कर सकता, तो उसे दोबारा कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालें। M1 से रिप्रेजेंट करें, 2 पॉइंट पे डिपेंड कर, y2 दिया हुआ है 0, y1 भी दिया हुआ है 0, x2 दिया हुआ है 2, x1 0 डिवाइडेड बाई 0। स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। फिर y2 दिया हुआ -5 और ये भी -5 दिया हुआ है, तो ये प्लस का हो जाएगा। x2 दिया हुआ है -10 माइनस x1 दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का, ये भी 0 आ जाएगा।
तो स्लोप्स m1 m2 इक्वल आ गया, हम लिख देंगे एल्स लाइन 1 एंड लाइन 2 या गिवन लाइंस आर पैरेलल। सही है ना, पैरेलल। यहाँ पे लिख दें कंडीशन के m1 इक्वल है m2 है। सही है ना, शो करके लिख दें लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। ये आंसर। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होंगी, परपेंडिकुलर चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो फिर पैरेलल नहीं होंगी, या फिर दोनों कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो नाइदर होगा। पैरेलल फेल हो जाए देन हम परपेंडिकुलर पे जाएंगे, पहले पैरेलल चेक कर रहा हूँ या पहले परपेंडिकुलर चेक कर लें, वो फेल हो जाए तो देन हम पैरेलल पे जाएंगे। सही है ना, उसके अलावा कोई थर्ड कंडीशन नहीं है। थर्ड कंडीशन में तो उसने कहा कि ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि द लाइन थ्रो, दो पॉइंट दिए हुए हैं, इस पैरेलल टू द लाइन थ्रो, एक और पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए, फाइंड वाई। अब वो कह रहा है कि दो लाइनें हैं। पहले लाइन के बारे में बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5। या तो हम ड्रॉ कर लें रफ सा ग्राफ पेपर बना के, या डायरेक्ट लिख दें। एक लाइन ये मैंने ले ली और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। पहली लाइन है हमारे पास 6 और -4 -3 और 2। कह रहा है इस पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के, तो इसी के पैरेलल मैंने बनाया है। पैरेलल में इस कंडीशन में ही बना सकता हूँ, इसके एंड पॉइंट यहाँ लिख, कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो, इसके भी एंड कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दूँ। पैरेलल है, परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट दिए हमें हमारे पास 2 और 1, 0 और y। कह रहा फाइंड y, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन उसने बता दी कि गिवन लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। m1 ले लें, लेट कर लेते हैं। सही ना, m1 y2 माइनस y1, लाइन दो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2.5 गुना y2 दिया हुआ है 2, y1 दिया हुआ है -4, प्लस हो जाएगा ये। x2 दिया हुआ है -3, x1 दिया हुआ है 6 और ये -9, कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ गया। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो कि पैरेलल है, m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 दिया हुआ है y1 दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है 0 और x1 दिया हुआ है -2। इसी फॉर्म में लिखा था। सही ना, उसने बता दी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। हम लिख गिवन लाइंस आर पैरेलल, या लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। अगर ये पैरेलल है तो उसूलन ये होना चाहिए कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। कह रहा है कि पैरेलल है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन को यूज कर। लाइन 1 2y3, और इसको भी हम इस तरह लिखेंगे, ये माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 3 मल्टीप्लाई होगा y -1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, 3y -3 इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4 -3 वहाँ जाके +3, 3y इक्वल टू 7, y इक्वल आ जाएगा 7/3। ये वैल्यू आ गई। कह रहा है कि गिवन लाइन आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ गई 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि द लाइन थ्रो, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, यानी एंड पॉइंट दिया हुआ है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो दिस एंड दिस, फाइंड x। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, जो लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है। किस लाइन से पास हो रही है दिया हुआ है 4 और -1 और x और 3। ये सेकंड लाइन है एक तरह से, और एक और लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दें 2 और 5, -3 और -2। ग्राफ पेपर एग्जैक्ट होता ना तो पता चलता, नजर आता कि ये परपेंडिकुलर है, बस टच कर ले इसको आगे।
तो कहना है कि द लाइन पासिस थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू अ लाइन पासिस थ्रू दिस एंड दिस, फाइंड एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर यूज करनी है, भाई लाइन के एंड कोऑर्डिनेट दिए हुए स्लोप निकाल लेंगे। ये फर्स्ट लाइन है, स्लोप ऑफ, किसी को भी फर्स्ट ले लें, किसी को भी सेकंड ले लें, ये परपेंडिकुलर था ना, इसे सेकंड लाइन ले लें, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन लेट किया m1, m1 भाई लाइन दो पॉइंट पे पास हो रही है, सही है। y2 दिया हुआ है 3, y1 दिया हुआ है -1 +1, x2 दिया हुआ है x, x1 दिया हुआ है 4, ये आ गया m1। अच्छा, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन या परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं, m2, वही सेकंड लाइन भी दो पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट फार्मूला ये रहा। आपकी मर्जी, इसे x1 y1 ले लें, इसे x2 y2, या इसे x2 x1 y1 ले लें, इसे x2 y2, x1 y2 ले रहा हूँ, 5 -2, तो 5 माइनस और माइनस का है वो प्लस का हो गया, 2 माइनस और वो माइनस का है प्लस का हो गया, सही। m2 ये परपेंडिकुलर है या सेकंड लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिख दें, या गिवन लाइंस लिख दें परपेंडिकुलर, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 आ गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई x -4, m2 आ गया 7/5, ये वहां चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 28, ये हो जाएगा -5 इंटू एक्स -4, ये हो जाएगा -x 5x + 20, इसको यहाँ ले, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं, 5x प्लस का हो जाएगा 20 माइनस 28, 5x इक्वल टू -8, x इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आ गई x की। मैं लाइन आर परपेंडिकुलर, लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यूजिंग स्लोप, आपने स्लोप फार्मूला यूज करना है और प्रूव करना है दैट द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्टिसेस जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। स्लोप फार्मूला यूज करना है। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ट्रायंगल विद वन एंगल इज 90 डिग्री, सही ना जी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का और राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब एंगल तो हम निकाल नहीं सकते, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो स्लोप इसीलिए यूज करने के लिए कह रहा, हम तीनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे, और अगर वो जो है ना कि उनमें से किसी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रायंगल में रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -1 और 4, तो -1 और 4 प्लस का दिया हुआ है, यहाँ का यहाँ जाएगा, इसे हम ए दे देते हैं नाम, -1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -3 -6, -3 और -6 यहाँ का ही आ जाएगा, इसे हम बी का नाम देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और -2, 3 ये रहा और -2, मिला देंगे, ट्रायंगल बन जाएगा एक। ये नाम मैंने दिया है ABC, कोई कुछ भी दे सकता है, मैंने ABC दिया, आप GEH दे सकते हैं, IJK भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ लेट A -1 और 4, B -3 -6 एंड C 3 और -2 बी द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन वर्टिसेस लिख लें, चलो
सही है। अब स्लोप निकालेंगे, पहला स्लोप निकालना है स्लोप ऑफ ए बी। ए बी एक लाइन है या साइड है ट्राइंगल की जो दो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फार्मूला, ये रहा ए, ये रहा बी। y2 -6 y1 4 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है -3, x1 दिया हुआ है -1, तो प्लस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10। स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया या साइड 1 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी भी एक लाइन है जो दो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, इसे हम 2 का नाम देते हैं। y2 -y1 डिवाइडेड बाई x2 -x, ये रहा बी, ये रहा सी। y2 -2 y1 -6 दिया हुआ है, तो ये प्लस का हो जाएगा। x2 दिया हुआ है हमारे पास 3 और x1 दिया हुआ है -3, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्लोप ऑफ ए सी निकालना है, y2 -y1 डिवाइडेड बाई x2 -x1। ए सी y2 -2 और y1 दिया हुआ है 4, x2 दिया हुआ है हमारे पास 3 और x1 दिया हुआ है -1, तो +1। ये आ गया m3, तीनों स्लोप आ गया। अब हम देखें कि इनमें से किन दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा। अगर किसी भी दो स्लोप, चूंकि वो प्रूव करने के लिए कह रहा तो आएगा, अगर वो कहता कि वेदर और नॉट तो फिर पॉसिबल था, आ भी जाता और नहीं भी आता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि m2 और m3 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। m2 दिया हुआ है 2/3 और ये दिया हुआ है -3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ गया -1। हम लिख देंगे हैंस गिवन वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा कि यूजिंग स्लोप, अगेन हमने स्लोप फार्मूला यूज करना है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। सही ना, इफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस और उसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस दिए हुए हैं। फिगर हमारे पास रेक्टेंगल है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पहले को हम ए ले लेते हैं, दिया हुआ है हमारे पास 0 और -1। दूसरे वाले को बी ले लेते हैं, दिया हुआ है हमारे पास 4 और -3। और थर्ड वाले को सी ले लेते हैं, दिया हुआ है हमारे पास 12 और 3। और फोर्थ निकालना है हमें, डी ले लेते हैं उसको। आगे जाके अगर वो शर्त नहीं रखता कि स्लोप फार्मूला यूज करके फोर्थ वर्टेक्स निकालिए, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से भी यहाँ निकाल सकते थे। आगे जाके एक और कंडीशन यूज करेंगे, वो भी निकाल सकते थे। डायगोनल्स और पैरेललोग्राम जो है ना वो रेक्टेंगल और इक्वल होते हैं, ये भी हम कर सकते थे। खैर अभी फिलहाल उन्होंने स्लोप फार्मूला यूज करके कहा है करने के लिए। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है ना फोर साइडेड फिगर है। जितने भी फोर साइडेड फिगर होते हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सही ना, फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हम नहीं कहते। हमने तो स्लोप फार्मूला यूज करना है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो पैरेलल वाली कंडीशन यूज करेंगे। अगर इसके अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ सी डी के, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ ए डी के। तो ये कंडीशन यूज करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। मैं लेट कर ले रहा हूँ, ये नाम मैंने रखा है। वर्टिसेस दिए हुए थे 0 -1, 4 -3, 12 और 3, be the given vertices of rectangle। ये रेक्टेंगल के गिवन वर्टिसेस हैं, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं, बी द रिक्वायर्ड वर्टिसेस। जो हमें निकालना है
रिक्वायर्ड फोटोवोल्टिक्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, वही लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ सी, या सॉरी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी के स्लोप ऑफ ए बी इक्वल ए बी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला। सी डी भी एक लाइन है, स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। y2 ये रहा -3, y1 -1 दिया हुआ है तो प्लस का 1 हो जाएगा। x2 दिया हुआ है 4 और x1 दिया हुआ है 0। y2 दिया हुआ है हमारे पास y1 दिया हुआ है 3, x2 की जगह x, x1 की जगह 12। तो -3 में से 1 निकालेंगे -2 और ये 4 हो गया। ये हो जाएगा y-3 और ये हो जाएगा x-12, ये कैंसिल हो जाएगा। y-3 डिवाइडेड बाई x-12, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू y-3 इक्वल टू -1 इंटू x-12। ये हो जाएगा 2y, 2 3 जा 6 माइनस एक्स प्लस 12, सबको एक तरफ कर दें, x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 18। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम ले लें स्लोप ऑफ AD इक्वल है स्लोप ऑफ BC के। AD भी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला, और BC भी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला। AD y2 ये रहा, y1 -1 है तो +1 हो जाएगा। x2 की जगह x है, x1 की जगह 0 है, ये आ जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस और -3 है तो +3 हो जाएगा। 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा 6, 12 में से 4 निकालेंगे 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4, सबको एक तरफ कर दें, 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, आपकी मर्जी, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, सही है ना। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, ये मेथड चैप्टर 9 में मैं बता चुका हूँ, वो तो खैर अभी आप लोग इनिशियल हैं, पढ़ेंगे नहीं। तो एक और मेथड भी है, 2 इक्वेशन गिवन है उसके वेरिएबल निकालने का, वेरिएबल की वैल्यू निकालने का। मैं इक्वेशन 1 ये रहा लिख रहा हूँ पहले, और इक्वेशन 2 ये रहा लिख रहा हूँ, -4। ये डिटर्मिनेट मेथड कहलाता है। x का डिटर्मिनेट बना लें, x का डिटर्मिनेट बनाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे, 2 माइनस 4 माइनस 18 माइनस 4, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। y का डिटर्मिनेट लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y नहीं लिखेंगे, x और कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट की जगह 1 होगा। इसका कोफिशिएंट लिखेंगे तो कांस्टेंट अब नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y लिखेंगे, 1 और 3, 2 और -4, तो ये आ जाएगा x -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -8 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ना। 18 4 था 72, सही है ना। इसी तरह ये आ गया -y, 4 1 का 4 और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4 1 का 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा -y, ये बच जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -10। अब ये भी इसके इक्वल ले लें, ये भी इसके इक्वल ले लें, तो x डिवाइडेड बाई 80 माइनस का है, इसको इक्वल ले लिया -1 डिवाइडेड बाई 10 के, तो x डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10,
तो 80 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। माइनस वाई डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1/10, वाई इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 5। तो थर्ड वर्टेक्स आ गया डी, सॉरी फोर्थ वर्टेक्स 8 और 5, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7.2 के मैंने तमाम क्वेश्चन कर दिए आपके लिए, 7.1 मैं पहले ही कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।